उसके परिवार ने उसे दफन कर दिया था, लेकिन एक ही दिन बाद उन्होंने देखा कि उसकी कब्र खुदी हुई थी और उसकी लाश को किसी ने बाहर निकाल के दूर तक घसीटा हुआ था और शेल्फ पे इंसानों की हड्डियों को ऐसे सजा रखा था मानो जैसे कोई ट्रॉफी जीत के लाए हो। जैसे ही वो डेगची खोल के देखते हैं, उन्हें दिखता है एक छोटे बच्चे का स्कल। ये तूने निकाली थी कब्र में से? जी। ये कितने अरसे से खा रहे हो तुम निकाल के? 3-4 दिन मैंने फूल उठाए हैं। और तूने भाई ऊपर कर हाथ, तुमने कभी कुत्ते का गोश्त खाया? जी नहीं जी, नहीं जी। इस बार केसेस रिसर्च करते हुए मुझे एक पाकिस्तान का केस मिला जिसे पढ़ के मैं खुद हैरान रह गया कि ऐसा भी कोई कैसे कर सकता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं इस केस की कहानी। हर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है एक क्लू से, लेकिन बक्कर शहर जो पाकिस्तान में है उसकी हर गली में, हर घर खुद में एक बहुत बड़ा क्लू था। दरिया खान शहर में आमतौर पर ज़िंदगी बहुत शांत थी और ये दूर से देखने में एक बहुत ही आम जगह लगती थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक छोटी सी मस्जिद के पास बहुत सारे लोगों ने महसूस किया कि एक घर से उन्हें काफ़ी तेज़ स्मेल आ रही है और यही स्मेल बनी इस कहानी की शुरुआत, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं दो भाइयों की कहानी की, मोहम्मद आरिफ अली और फरमान अली, जिनकी ज़िंदगी किसी हॉरर फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। एक आम सी फैमिली, 2 भाई और 1 बहन, लेकिन उन्हीं के साथ छुपी हुई एक इतनी डार्क रियलिटी जिसे देखकर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं कौशल और आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं वो है पाकिस्तान के एक कैनिबलिज्म केस की। तो अगर आप इन सब बातों को देखकर या सुनकर ज़रा भी घबराते हैं तो ये वीडियो अपने फ्रेंड या किसी फैमिली वाले के साथ ही देखना। उनका घर बिल्कुल बेसिक सा था, बाहर एक पुरानी साइकिल, अंदर वही पुराना और खुरदरा फर्नीचर, और बाहर से देखने पे सब कुछ नॉर्मल लगता था जब तक लोगों की नज़र उनकी किचन तक नहीं पहुंची थी। वहाँ मिली एक ऐसी चीज़ जो किसी के भी होश उड़ा दे, और जब मीडिया ने पड़ोसियों से बात की तो उनका कुछ ऐसा कहना था। ये दोनों भाई कभी भी किसी से बात नहीं करते थे, हमेशा चुपचाप रहते थे, शायद उन्हें मेंटल इश्यूज भी हों। एक ऐसी कहानी जिसके हर दिन, हर रात और हर शब्द में छुपा एक डरावना सच। ये सब शुरू हुआ एक 24 साल की लड़की सायरा परवीन की मौत से। सायरा परवीन को थ्रोट कैंसर था और इसी ने उसकी जान ले ली। उसके परिवार ने उसे दफन कर दिया था, लेकिन एक ही दिन बाद उन्होंने देखा कि उसकी कब्र खुदी हुई थी और उसकी लाश को किसी ने बाहर निकाल के दूर तक घसीटा हुआ था। पहले तो सबको लगा कि शायद ये किसी जानवर का काम हो, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि लोगों ने देखा कि एक एक करके थोड़े ही दिन में कई लाशें गायब हो चुकी हैं। जब इस बात की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी गई तो पुलिस ने उस एरिया को अच्छे से चेक किया, लेकिन उन्हें कुछ अजीब सा दिखा। चींटियों की एक लंबी लाइन जो सिर्फ एक घर की तरफ जा रही थी, और यही घर था मोहम्मद आरिफ अली और फरमान अली का। और जब पुलिस चींटियों की लाइन को ट्रेस करते हुए उनके घर की किचन तक पहुंचे, तब तक उन्हें समझ आ चुका था कि इस घर में कुछ बहुत ही गलत हुआ है। बोरियों के पीछे छुपी हुई थी एक लाश, किचन में एक डेगची में पक रहा था मांस, और हवा में ऐसी स्मेल जो किसी के लिए भी बेरेबल ना हो, और शेल्फ पे इंसानों की हड्डियों को ऐसे सजा रखा था मानो जैसे कोई ट्रॉफी जीत के लाए हों। पड़ोस के सभी लोग और सारे पुलिस वाले ये देखकर भौचक्के रह गए। और उस दिन पूरे शहर की गलियों में सिर्फ एक ही जिक्र था, मोहम्मद आरिफ अली और फरमान अली का। ये जो डेगची में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव के। जैसे ही शहर में ये बात फैली, लोगों ने उनके घर पर पत्थर मारना शुरू कर दिया और सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि गवर्नमेंट को होम गार्ड तक भेजना पड़ा क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। शहर के सभी लोग डरे हुए थे और बहुत ही गुस्से में थे। सभी तरफ टायर्स जल रहे थे, मीडिया इस पूरे इंसिडेंट को लाइव कवर कर रही थी और लोगों ने हाईवेज भी ब्लॉक कर दिए। पुलिस इंटेरोगेशन के टाइम जब इन दोनों भाइयों से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनका कुछ ये कहना था। नाम है मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? ये मैंने नहीं किया जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है इसमें जी, ये लाश वगैरह को ले आया है जी, निकाल कर। किसको पता कितना अच्छा से निकाल रहा। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मुझे पहली लाश लाया सिर्फ। हैं जी? पहली लाश लाया। पहली लाश है। ये जो डेगची में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव के हैं। क्राइम सीन पे मिलने वाली सभी बॉडीज़ का डीएनए चेकअप हुआ। फॉरेंसिक टीम ने किचन के साथ साथ पूरे घर को क्वारंटीन कर दिया, लेकिन मीडिया अपीयरेंस में दोनों भाइयों ने अपनी फैमिली और मेंटल ट्रॉमा की भी बात की। उनके घर के आसपास रहने वाले बुजुर्गों का ये कहना था कि पहले दोनों भाई ठीक थे, लेकिन ड्रग्स के आते ही सब बिगड़ गया। फरमान अली स्कूल में बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन 10th क्लास के बाद वो डिप्रेशन में पड़ गया, लेकिन इसका कभी भी कोई हेल्थ इंटरवेंशन नहीं हुआ। ड्रग्स के एडिक्शन के साथ साथ वो एक मौलाना के कांटेक्ट में भी आए और वहीं से ये सारे वियर्ड रिचुअल्स स्टार्ट हुए। फरमान की वाइफ ने उसे छोड़ दिया था,
आरिफ के पास कोई जॉब नहीं थी और घर पे एक मेंटली डिस्टर्ब सिस्टर जिनका उन्हें ही ध्यान रखना था, जिसकी वजह से उनके पूरे घर का माहौल बहुत ख़राब हो चुका था। पड़ोसियों ने ये बयान दिया कि दोनों भाई कुरान के उल्टे सीधे वर्सेस लिखते थे और उनके ऊपर काला जादू भी करते थे। जब कब्रिस्तान का सीसीटीवी फुटेज और किचन के कुछ और राज सामने आए, पूरा भक्कड़ शहर बेचैन हो गया। लेकिन पाकिस्तान का लीगल सिस्टम बिल्कुल हेल्पलेस था, क्योंकि पाकिस्तान के आईपीसी में कैनिबलिज्म का कोई भी डायरेक्ट लॉ था ही नहीं। इसीलिए उन पर बस ग्रेव डेसिक्रेशन और पब्लिक नुआंस के चार्जेस लगे और उन्हें बस 2 साल की सज़ा सुनाई गई। फैमिली कोर्ट ने साइकियाट्रिक एवैल्यूएशन की रिक्वेस्ट की, लेकिन मेडिकल टीम ने सिर्फ सरफेस लेवल से चेक किया। मीडिया भी इस खबर को डेली कवर कर रही थी और लोग भी शहर में रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इन्हें और सज़ा दो, कहीं जल्दी निकल के ये और कुछ ना गलत कर दें। जेल से निकलते ही पुलिस ने दोनों भाइयों को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा, लेकिन सोशल आइसोलेशन ऐसा था कि दुकान वाले सामान देने से मना कर देते थे, मीडिया वाले घर के चारों तरफ दिन भर चक्कर लगाते रहते थे और इसी वजह से पूरे शहर में एक डर का माहौल बन गया था। दोनों भाइयों की फैमिली भी उनसे बिल्कुल अलग हो चुकी थी और वो छुप कर एक ही कमरे में पूरा दिन बिता देते थे। सोशल वर्कर्स ने दोनों भाइयों को एक नॉर्मल लाइफ जीने की सलाह दी और उनकी आदतें और मेंटल हैबिट्स अभी भी उसी पुरानी कंडीशन में थी। लोग रात को उनके घर के पास जाने से डरते थे और बच्चों को तो घर से निकलना बिल्कुल मना किया हुआ था। 2014 में अप्रैल की एक रात को उस घर से फिर से वही स्मेल आती है। पब्लिक पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस दोबारा से उनके घर पर रेड मारती है। इस बार पुलिस ने जो देखा वो पिछली बार से भी खौफनाक मंजर था, क्योंकि किचन में एक डेगची रखी हुई थी और उस डेगची में कुछ तो ऐसा पक रहा था जिसमें से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी। जैसे ही वो डेगची खोल के देखते हैं, उन्हें दिखता है एक छोटे बच्चे का स्कल। और आरिफ अली फिर से कन्फेस करता है कि हमें भूख लगी थी और मांस इतना महंगा हो चुका है कि हम उसे खरीद नहीं पाए, इसलिए हमने कब्र से लाश निकाली और उसका मांस बना के खाने लगे। सीन पर फॉरेंसिक टीम, एंटी टेरर स्क्वाड और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स प्रेजेंट थे। न्यूज़ वैन्स और मीडिया वाले पूरे दिन लाइव कवरेज कर रहे थे। पूरे शहर में कर्फ्यू लग चुका था और दोनों भाई फिर से अरेस्ट हो चुके थे। तो इस बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन और मीडिया ट्रायल्स दोनों चल रहे थे, मगर पब्लिक का गुस्सा ऐसा कि खत्म होने का नाम ही ना ले। एंटी टेरर कोर्ट ने 12 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन ट्विस्ट ये था कि कैनिबलिज्म का डायरेक्ट लॉ अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। पार्लियामेंट में डिबेट हुई और एक्सपर्ट्स ने लूप होल्स पर काम करना स्टार्ट कर दिया, मगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अभी भी नहीं हो पाया। ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने कैंपेन चलाया कि मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो और अपने जस्टिस सिस्टम को सुधारो। साथ ही साथ पूरे शहर में कैंडल मार्च और रैलियां भी शुरू हो गई। पुरानी कब्रों की फॉरेंसिक एक्सकवेशन हुई, तब पता चला कि सिर्फ 2-3 नहीं, कम से कम 150 लाशें वहाँ से गायब हैं। और इन्वेस्टिगेशन डायरी में लिखा गया कि दोनों भाइयों ने छुप छुप कर कई सालों से ये काम करना शुरू किया हुआ था। आज भी पाकिस्तान का ये शहर पूरी दुनिया में इसी बात के लिए इनफेमस है। इस केस से हमारे लिए वार्निंग यही है कि कभी कभी सबसे बड़ा क्रिमिनल भी देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग सकता है। अपने आसपास के इंसिडेंट्स और इवेंट्स से अवेयर रहें और खुद को और अपनी फैमिली को सेफ रखने की पूरी कोशिश करें। आज की वीडियो में इतना ही, एंड एज ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। मैं हूँ कौशल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।